ठीक है, नहीं जा रहे आगे सभी लोग। यार ये डिजाइन है सर, क्या देखो ये ओल्ड डिजाइन है, दोनों दीवार है ना ऊपर टॉप पे देखो इधर जो न्यू डिजाइन किया वो वाला अंदर वाले स्ट्रक्चर एक ही मिनट में ऐसा करेंगे, मतलब होता है कुछ चीज़ें तो मटेरियल ऐड करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनल फ्लावर है ना वो सारे को नहीं लगा 80% प्रोफेसर हैं देश के निर्माता। ये आप जो ये वाले के डिज़ाइन बोल रहे हो ना, जो नीचे वाला जो जालियाँ है ना ये इधर आ जाइए सर, इधर आ जाइए। तो इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। जी हाँ, तो अभी आप जो एक जगह पे खड़े हैं इसका नाम है रज्जाओं की बावली। बावली आप सब ने कभी ना कभी देखी है, ठीक है, लेकिन इस बावली का नाम जो है रज्जाओं की बावली है। ये जो बावली है ये रज्जाओं हम बोलते हैं राजमिस्त्री को। तो ये राजमिस्त्री जो मिस्त्री का काम करते हैं, ये बावली बोलते हैं कि उन लोगों ने बनाई थी अपने लिए, बाकी उसी के नाम पे इस बावली का नाम पड़ गया। लेकिन ये बावली है ग्रुप बना ले भाई। हाँ, थोड़ा पीछे बना ले सर्किल टाइप। हाँ, ये जो बावली है ये है किस समय की? ये बावली बनी है, इसको बनाने वाले हैं दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, इनके बारे में हम बातचीत करेंगे आगे, और क्योंकि इनका एक लिंक है यहाँ पे इस जगह से, काफ़ी अच्छा लिंक है। तो जो दौलत खां लोधी है उनके समय पे ये बावली बनती है। दौलत खां लोधी इब्राहिम लोधी के वक्त के ही हैं। और लेकिन इससे पहले कि मैं दौलत खां लोधी के ऊपर बात करूं, हो सकता है कि इनकी मशीन नीचे चल पड़े। अभी बावली पे कंजर्वेशन का काम चल रहा है, तो ये कुछ अंदर से सफाई भी कर रहे हैं और आसपास चीज़ें को भी ठीक कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं उसकी। हर एक बावली जो होती है यूजुअली, अगली बार आप कभी कहीं बावली पे जाएं तो उसको चेक करना कि आपकी जो भी बावली रेक्टेंगल शेप की होती है, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर बावली वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइंड होती है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आप सबको ज़रा एक बारी कंपस में देखते हैं। अगर आप इस कंपस में देखें तो ये जो बावली है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आपको अलाइन दिख रही है। इस बावली की एंट्री हो रही है नॉर्थ दिशा से, और ये बावली का जो एंड है वो साउथ में है। उसका एक कारण है, ज़्यादातर बावलियाँ ऐसी ही क्यों बनती थी, नॉर्थ से उनकी सीढ़ियाँ उतरती थी और साउथ में दीवार होती थी। अगर आप इस समय सूरज को ढंग से देखें, ठीक है, सूरज किस दिशा में है? सूरज इस समय ढलने वाला है, सूरज वेस्ट में है। तो सूरज ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाके डूब जाता है, ठीक है। लेकिन जब सूरज उगा और डूबा तो मेरा सबसे सवाल है, तो क्या सूरज सिर्फ अगर वो ईस्ट थी और ये वेस्ट है तो सूरज का ऐसे जाता है? कैसे जाता है सूरज? घूम कर जाता है। सूरज कैसे जाता है? ईस्ट से निकलता है, साउथ से होता हुआ वेस्ट में जाता है। इस तरीके से सूरज घूमता है ना। तो बावली को नॉर्थ दिशा में सीढ़ी देना और साउथ में दीवार बनाना एक बहुत लॉजिकल कारण था। कारण ये था कि अगर मान लो बावली उल्टी होती, नॉर्थ में यहाँ पे दीवार होती और सीढ़ियाँ उधर होती, तो सारा का सारा पानी इधर भरा होता जहाँ पे आप खड़े हैं। तो जब सूरज यहाँ से निकल के ऐसे घूमते हुए जाता तो दिन के वक्त सूरज की सारी रोशनी पानी पे पड़ती और पानी भाप बन के उड़ जाता। तो बावली के अंदर पानी कब भरेगा? एक तो बावली के अंदर नीचे पानी के कुछ स्रोत होते हैं जिससे पानी अपने आप ऊपर की तरफ आता है, और कुछ पानी बारिशों का होता है। तो इस समय पानी जो भर गया, ये तो चलो सफाई हो रही है अलग बात है, लेकिन पानी इस समय बहुत अपने मैक्सिमम लेवल पर होता है। अगर इस बावली को उल्टी दिशा में बनाया जाता तो सारा का सारा पानी 3-4 महीने में ख़त्म हो जाता। लेकिन जैसे ही बावली की दीवार सामने की तरफ बनाई गई, तो अब देखो क्या हो रहा है,
इस बाउली के अंदर जब सूरज उस तरफ बिल्कुल कोने पर होगा तो बाउली के अंदर नीचे इस बिल्डिंग की दीवार की रिफ्लेक्शन पड़ेगी। कभी भी पानी के ऊपर सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, पानी भाप जल्दी नहीं बनेगा। तो ये बाउली इस तरीके से डिज़ाइन करी जाती है, ठीक है, कि साउथ की दिशा में दीवार है। ये तो बाउली का एक कारण हुआ कि बाउली ऐसे क्यों बनाई जाती थी। पहले के टाइम पे बाउलियाँ और भी बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल होती थी। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम कि आपके यहाँ पे क्या क्या रिवाज हैं। क्या किसी के यहाँ पे कोई रिवाज है कि इस दिन को सर नहीं धोना? नहीं है ऐसा रिवाज। या इस दिन कपड़े नहीं धोने? नहीं है। चलो ठीक है, मैं हिंदू, हमारे यहाँ पे ऐसे रिवाज होते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे रिवाज क्या क्या है कि इस दिन सर नहीं धोना। अब मैं बहुत बार अपने मम्मी पापा से इसका कारण पूछता हूँ कि मुझे इसका कारण बताओ कि इस दिन सर क्यों नहीं धोना। फिर वो बोलेंगे हमारे घर में थर्सडे वाले दिन कपड़े नहीं धुलते। तो मैं बोलूँगा थर्सडे को कपड़े क्यों नहीं धुल लें? तो उन्होंने इसके कुछ कारण मेरे को आज तक दे नहीं पाए, लेकिन उसके कारण मुझे बाउली में आके लिंक होते हुए मिलते हैं। पहले के टाइम पे जो बाउलियाँ थी वो कॉमन पर्पस के लिए यूज़ होती थी, मतलब कि वहाँ पे आके लोग नहाएंगे भी, वहाँ पे आके लोग कपड़े भी धोएंगे। और आप आसपास जो कमरे देख रहे हैं ये एक बहुत बड़े गुफ्तगू करने के लिए एक अच्छी जगहें थी। लोग यहाँ पर आके बातचीत करते थे। कैफे था ये तो, क्या कैफे बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं पहले के ज़माने का कैफे है। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। पीने के लिए कुछ मिलता था उस टाइम? पानी, कॉफी पीने जाते पानी पी लेनी चाहिए कि आप पानी पी सकते। बस यही है ना। हाँ पानी, बाकी चाय कॉफ़ी आप अपने घर से, जैसे अभी हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ, तो ऐसे लोग अपने साथ सामान लेके आते मेर थे। मकसूद सीपी में 600 बिलावे जब दोनों ही पियो कॉफी। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। मकसूद ही को पैसा ना लगे। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। सर्वेंट आपको सारे काम खुद करने हैं। आज के ज़माने की बात नहीं है, ये ऐसी जगह, ये कॉमन प्लेस है। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको इस तरीके से मत समझो कि ये कोई एक बहुत राजा महाराजा की जगह है। ये एक कॉमन पब्लिक एरिया है। पब्लिक एरिया के अंदर आपको खुद आना है, पानी भरना है और ऊपर आना है, और आपको जहाँ पे आके बातचीत कर सकते हैं। तो मैं किस मुद्दे पर था कि यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे, जैसे हमारे यहाँ पे मान्यताएं हैं, कुछ कुछ दिनों में कुछ काम नहीं करते, तो बाउलियाँ ऐसे ही पर्पस में यूज़ होती होंगी। तो लोगों ने अपने ना दिन के बंटवारे कर दिए होंगे कि अच्छा आज का जो दिन है, आज के दिन सिर्फ यहाँ पे सभी लोग आएंगे और कपड़े धोएंगे, ठीक है। अगले दिन कोई कपड़े नहीं धोएगा। तो मान लो वो कपड़े नहीं धोने वाला दिन थर्सडे था, वो आज तक चल रहा है और लोगों को पता नहीं है। लोग अभी तक मान रहे हैं हमारे यहाँ पे लोग कि भाई थर्सडे को कपड़े नहीं धुलते। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, भाई अब तो वॉशिंग मशीन है, पानी हर रोज़ आता है, अब तो धो लो। लेकिन उनको कपड़े थर्सडे को नहीं धोने। कारण ये था कि पहले के टाइम पे बाउलियाँ थी तो लोग कुछ कुछ दिन बांट दिया था। तो बाउलियों के साथ हमारे दिन भी जुड़े हुए हैं। अब इस बाउली का इस बिल्डिंग से क्या करना सर जी? ये बिल्डिंग के बारे में भी बात करते हैं। ऊपर हमें जाने नहीं देंगे, ये तो सीढ़ी तक नहीं उतरने दे रहे अभी हमें। तो ऊपर एक मस्जिद है। तो ये सामने की तरफ आपको जो चीज़ दिख रही है वो एक मस्जिद है, उसके बाहर एक गुंबद है, और ये जो गुंबद है उस गुंबद के अंदर एक इंस्क्रिप्शन लगी हुई है। उस इंस्क्रिप्शन से ही हमने पहचाना है कि ये बिल्डिंग जो है वो दौलत खान लोधी ने बनाई थी, और दौलत खान लोधी 1526 से पहले इब्राहिम लोधी के टाइम के हैं। तो बहुत सारी बिल्डिंगों को हम कैसे पहचानते हैं? कुछ जगहों पे तो आप जाओगे, आपको कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर देख के पहचानोगे। जैसे वो पीछे वाली बिल्डिंग थी जहाँ पे हमने बोला कि ये तो लोधी टाइम की है, और हमने एक बिल्डिंग को बोला कि ये मुगल टाइम की है। बट कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है जहाँ पे आपको प्रॉपर इंस्क्रिप्शन मिलते हैं कि ये इस समय आबाद हुई, इस राजा के समय बनी थी। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं। तो ये दौलत खान लोधी, मैं जो स्पेसिफिक इंसान का नाम ले रहा हूँ, मैं इस वजह से ले पा रहा हूँ क्योंकि ऊपर एक इंस्क्रिप्शन में उसका नाम दर्ज है, ठीक है। अब रही बात, हम दौलत खान लोधी पे थे। क्या सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ये मशीन डिस्टर्ब कर रही है? ठीक है आ रही है, ठीक है। दौलत खान लोधी के बारे में कुछ बातचीत करना चाहूँगा। दौलत खान लोधी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। दौलत खान लोधी, मैंने बोला वो इब्राहिम लोधी के समय के हैं। इब्राहिम लोधी के समय जब एक शासन चलता है तो राजा तो दिल्ली में बैठा है, लेकिन उसने अपने कुछ गवर्नर अपॉइंट कर रखा। तो दौलत खान लोधी जो थे वो पंजाब की तरफ के गवर्नर थे। पंजाब में एक जगह उसका नाम है सिरहिंद, तो सिरहिंद के गवर्नर थे। इसके बाद उन्होंने अपनी गवर्नरशिप थोड़ी आगे की तरफ उनको इब्राहिम लोधी ने दे दी, और उनको गवर्नरशिप मिल गई लाहौर के तरफ की। अब दौलत खान लोधी को अगर आप कोई समझना चाहें कि वो किस समय के हैं, तो आप सब ने गुरु नानक देव का नाम सुन रखा है, सिखों के पहले गुरु। तो गुरु नानक देव जब बड़े हुए तो उनके पापा ने उनको बोला कि भाई कुछ काम के लिए आप बाहर जाओ, ये आप क्या स्पिरिचुअलिटी में लगे हुए हो, क्या हर समय आप भगवान का नाम लेते रहते हो। तो गुरु नानक देव जो थे उन्होंने एक
एक जगह पे नौकरी करी और वो था एक अनाज घर। वो अनाज घर था दौलत खां लोधी का। तो दौलत खां लोधी उस एरिया के गवर्नर थे और उस गवर्नर का एक अनाज घर था, उसके वहाँ पे वो उस अनाज की रखवाली करा करते थे। तो गुरु नानक देव जी उस समय के टाइम पीरियड के भी आप इमेजिन कर सकते हैं साथ ही साथ। अब एक और चीज़ को लिंक करते हैं, ये दौलत खां लोधी जो है, जब इब्राहिम लोधी का वक्त चल रहा है तो लोग यहाँ पे वो गवर्नर तो बन चुके हैं, लेकिन इब्राहिम लोधी जो है वो अपने गवर्नर पे काफ़ी डाउट्स करते हैं। वो अपने गवर्नर को उठा के जेल में डाल देते हैं, उनको लगता है कि ये गवर्नर में से बगावत कर जाएगा। तो ऐसी सब बातें उस समय बहुत चल रही थी। तो दौलत खां लोधी को पता लगता है कि उनको लगता है कि इब्राहिम लोधी अब उनको भी जेल में डलवाने वाला है, और ये बात उनको हजम नहीं होती। उनको तो हिंदुस्तान का बादशाह बनना था, ये दौलत खां लोधी का ये सपना था। तो दौलत खां लोधी ही हैं जिन्होंने बाबर को इनवाइट करा कि आप आओ और हिंदुस्तान को, जो इब्राहिम लोधी यहाँ पे एक राजा हैं, इनको हराओ। और उन्होंने बाबर को इनवाइट करा था। उससे पहले जितने भी लोग आए, इससे पहले यहाँ पे तैमूर आया और भी बहुत लोग आए, उनका काम सिर्फ था कि लूटो, पैसा लो और चले जाओ। किसी ने अपना यहाँ पे घर बसाने की कोशिश नहीं करी। तो जो दौलत खां लोधी था उसको भी यही लगता था कि यहाँ पे जो लोग आएंगे, बाबर आएगा, अटैक करेगा, कुछ लूटेगा और चला जाएगा और मुझे राजा बना के जाएगा। राणा सांगा शायद है बुलाने वाला, इनवाइट करने वाला। लेटर नहीं, राणा नहीं, नहीं, सांगा, दौलत खां लोधी इनवाइट है उनका लेटर राणा सांगा लिखा था उसको। है। साथ में क्या 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 कुछ कह रहे हैं इब्राहिम लोधी के साथ में मिलकर लड़ाई की थी उन्होंने बाबर। तो नहीं, इनवाइट करने वाले इनवाइट करने वाले दौलत खां लोधी हैं जिन्होंने इनवाइट करा है। वो ऐसा बोलते हैं हमारा राणा सांगा ने, पर उसने नहीं। दौलत खां लोधी ने गवर्नर जो थे उस तरफ लाहौर के, उन्होंने इनवाइट करा है। मैं आपको इसका टेक्स्ट में भी दिखा सकता हूँ, रिटन है पूरा का पूरा, दस्तावेज है कि उन्होंने